आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इंग्लिश टीजीटी की यदि आप प्रिपरेशन करें तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, आपको पता होगा क्यों इंपॉर्टेंट है। जेफरी चौसर से लेकर के शेक्सपियर के पीरियड कालखंड में क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में, उसके संदर्भ में ये वीडियो अपलोड की जा रही है। चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी वो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। हाँ, इतना है कि इसको पढ़ने के बाद फिर आपको और डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए पेशेंस के साथ वीडियो को सुनिएगा। ज़्यादा अगर लगता है कि स्लो है वॉइस तो उसको आप जो है स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर के पहले फादर के बारे में पूछ रहा है, कौन फादर हैं। आपको पता होगा कि चौसर को जो है फादर माना जाता है। इनका पूरा नाम है जेफरी चौसर। इनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। 1343 के पीरियड में इनका जन्म होता है इंग्लैंड में, इसी के आसपास के कालखंड होते हैं। और इनकी डेथ जो होती है वो 25 अक्टूबर के पीरियड में 1400 में इनकी डेथ होती है। चौसर के द्वारा जो कुछ प्रसिद्ध रचनाएं की गई थी उसमें सबसे प्रमुख तौर पे जो है वो कैंटरबरी टेल्स के बारे में भी आपको बता दें कि कैंटरबरी टेल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो चौसर में एक आती है द बुक करके, जो है द बुक ऑफ द डचेस है, ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है चौसर के बारे में। उसके बाद ट्रोइलस एंड क्रेसिडा आती है, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। पार्लियामेंट ऑफ हाउस भी आती है। चौसर जो है अंग्रेजी साहित्य के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला नाम जो आप देख रहे हैं इसमें ऑप्शन में वो कि जॉन डेन का नाम है। तो जॉन डेन के बारे में बता दें तो इनका कालखंड जो होता है वो 1572 से लेकर के 1631 का जो है कालखंड इनका होता है। और इसके बाद में जो है मेटाफिजिकल जो है कवियों के रूप में जो है इनके प्रतिनिधि इनको मतलब इनको माना जाता है मेटाफिजिकल कवि के प्रतिनिधि के तौर पर। सानेट, प्रेम कविताएं, धार्मिक कविताएं, लैटिन, ये सब चीज़ के बारे में उन्होंने शामिल किए। कुछ प्रमुख जो कार्य अगर जॉन डन के बारे में बताएं तो इनके बारे की एक होता है द फ्ली आई थी। द फ्ली का जो कालखंड था वो 1590 के दशक में था। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट के तौर पे बहुत सारी आई थी, लेकिन और कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। तो कुल मिला के जो कैथोलिक फैमिली थी उनकी लेखन को लेकर के जो है काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे, धार्मिक विचार जो इनके थे जॉन डन का। उसके बाद जो अगला नाम आप देख रहे होंगे जो है उस नाम के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बिना पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती। लिटरेचर के जितने भी एस्पिरेंट हैं शेक्सपियर के नाम के बारे में आप जानते होंगे अच्छे खासे। इनको जो है एक नाम और बार्ड ऑफ एवन के तौर पे इनको जाना जाता है शेक्सपियर को, ये सभी को पता होगा। शेक्सपियर के बारे में और बताते इनका जन्म जो होता है, ये डेट जो है थोड़ा एग्जैक्ट नहीं, कहीं कहीं कुछ होता है, लेकिन 23 अप्रैल 1564 जो है काफ़ी हद तक सही है। अब वकी जन्म इनका कहाँ हुआ तो स्ट्रेफोर्ड ऑन एवन में जो है इनका जन्म जो होता है विलियम शेक्सपियर का जो है। और ये पड़ता कहाँ, वार्किशायर जो है इंग्लैंड में पड़ता है। शेक्सपियर की जो है यहाँ पे अगर डेथ की बात करें तो वो भी जो है 23 अप्रैल जो है 1616 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और बाकी जो है कुल यहाँ पे 154 सोनेट लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, 39 नाटक भी लिखे हैं। तो शेक्सपियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनके कुछ और वर्क के बारे में बात करें तो शेक्सपियर का इसको जो है थोड़ा सा इरेज कर दे ताकि आपको फिर से बता सकें। तो यहाँ पे जो है शेक्सपियर के कुछ वर्क के बारे में भी साथ ही साथ डिस्कस कर ले ताकि आपको अगर याद हो तो फिर उसके बाद जो है रिवीजन भी हो जाएगा। नहीं याद है तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा तो कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पे जानकारी हो जाएगी। तो चलिए बताते हैं शेक्सपियर के जो है वर्क के बारे में जो है। तो शेक्सपियर साहब के ज़्यादा जो वर्क किया गया था, अगर यहाँ पे शेक्सपियर की ट्रेजेडी के बारे में अगर बात करेंगे तो ट्रेजेडी सभी को पता होगी। वो कौन सी आती है, एक हेमलेट आती है, ओथेलो आती है, किंग लियर आती है, उसके बाद जो है रोमियो एंड जूलियट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी क्वेश्चन मिलते हैं। अगर हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो हिस्ट्री के संदर्भ में इनकी आती है रिचर्ड थर्ड आती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हेनरी फोर्थ आती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हेनरी फोर्थ का भाग जो है 1 और 2 है। उसके बाद जो है सीधे हेनरी फिफ्थ की भी चर्चा की जाती है। तो शेक्सपियर के जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो शेक्सपियर के बारे में बहुत कुछ आपको जानना जरूरी है। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि जो ये हेमलेट है, मन में उठ रहा होगा कि कब ये लिखी गई थी। तो ये 1600 से 1601 का पीरियड रहता है जो परफॉर्म होती है। लेकिन यदि प्रिंटेड के बारे में पूछेगा तो ये 1603 में प्रिंटेड होती है। और अगर ये तो ट्रेजेडी आपको पता है कि ये ट्रेजेडी जो इसका जेनर होता है। अगर प्लेस के बारे में पूछेगा कि सेटिंग इसकी कहाँ पे थी तो ये सिनारो जो है ये इसकी जो है सेटिंग थी हेमलेट की। वहीं पे हेमलेट में जो करेक्टर के बारे में है उसके बारे में भी डिस्कस अगर करेंगे तो पूरा वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ऐसे बोल दे रहे हैं, आप याद रखिएगा हेमलेट के जो करेक्टर होंगे। हेमलेट जो है प्रिंस ऑफ डेनमार्क की बात होती है। क्लॉडियस होता है जो कि डेनमार्क का राजा होता है। हेमलेट जो होता है यहाँ पे कोवा और पोलिनियस आता है, होरेशियो भी आता है, वेल्टमेंट भी रहता है, मार्सिलस भी आते हैं और फ्रांसिस्को भी आते हैं। तो मेन तौर पे इनको जानना जो है ज़रूरी होता है। अब बात कर लेते हैं ओथेलो के बारे में। तो ओथेलो जो है, ओथेलो के बारे में आपको पता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ओथेलो है, क्योंकि ये भी जो है 1604 और 5 के पीरियड में जो है प्रिंटेड होती है, पहली बार परफॉर्म होती है। सॉरी, प्रिंटेड जो होती है 1622 में होती है प्रिंटेड ओथेलो। ओथेलो के बारे में तो ये भी ट्रेजेडी की जो है जेनर है, लेकिन अगर सिटिंग पूछा जाएगा, प्लेस पूछा जाएगा तो ओथेलो के बारे में आप जान लीजिएगा कि ये वेनिस में जो हुआ था। और वेनिस में हुआ था तो यहाँ पे जो है पहला जो है एक्ट हुआ था वेनिस में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किंग लियर की अगर बात करें तो किंग लियर जो प्रिंट हुई थी ये 1608 में हुई थी, लेकिन अगर प्रिंट परफॉर्म की बात की जाए तो 1605-6 में हुई थी किंग लियर। और यहाँ पे जो अगर इसका पूछा जाएगा सेटिंग जो है तो इसकी सेटिंग जो होती है किंग लियर की ये होती है ब्रिटेन में।
इसको भी याद रखिएगा, ब्रिटेन में इसकी सेटिंग होती है। वहीं जो है एक जो छूट रहा है मैकबेथ के बारे में भी आपको बता दें, तो मैकबेथ को जानते हैं कि 1605-6 इसका जो है याद रखिएगा। परफॉर्म के लिए अगर प्रिंटेड पूछेगा तो 1623 में ये प्रिंट होती है। उसके बाद जो है अगर इसका जो है सेटिंग पूछेगा तो इसकी सेटिंग जो होती है वो स्कॉटलैंड होती है। सेटिंग जो है इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में भी होती है, दोनों जगह होती है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का गणराज्य जो बना था तो उसमें स्कॉटलैंड जो है आता है। अब अगला जो है वो इंपॉर्टेंट तौर पे देख रहे होंगे कि रोमियो एंड जूलियट के बारे में भी जो है क्वेश्चंस जो इंडिविजुअल है उसकी वीडियो बना के आपको बताया जाएगा। तो रोमियो और जूलियट जो ये भी इनकी ट्रेजेडी है, और ट्रेजेडी के बारे में बात करें तो ये भी जो है 1597 में जो है ये प्रिंट हो जाती है। परफॉर्म जो होती है 1594 यानी परफॉर्म जो 2 साल पीछे के जो है डेट आप याद रखिएगा किसी भी चीज़ को लेकर के। जूलियस सीजर जो ट्रेजेडी थी जैसे 1623 में थी, प्रिंटेड हुई थी। यहाँ पे जो है रोमियो जूलियट के बारे में बताएं तो ये जो इसका सेटिंग है वो वेरोना है, याद रखिएगा वेरोना जो है इसकी सेटिंग है। अब बात करते हैं अगले जो है यहाँ पे हिस्ट्री जो दी गई थी रिचर्ड थर्ड वगैरह के बाद, रिचर्ड थर्ड जो हुई थी ये प्रिंटेड हुई थी जो है 1597 में जो है ये प्रिंटेड हुई थी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेनरी फोर्थ का जो पार्ट आता है, हेनरी फोर्थ के कई पार्ट आते हैं, 1-2 आते हैं, तो हेनरी फोर्थ के पार्ट से भी क्वेश्चन जो पूछते हैं। इसका भी जो है हिस्ट्री रहता है, जेनर जो है हिस्ट्री रहता है। लेकिन परफॉर्म की अगर बात की जाए तो इसका भी 1600 का पीरियड जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1600 में जो है सेकंड वाला जो है ये प्रिंटेड हुई थी। और अगर जो है इसके फर्स्ट वाले की बात जो की जाएगी तो इसमें जो है वो 1623, लेकिन इसका जो है सेटिंग जो है ये लंदन में रहता है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो है यहाँ पे लॉन्गलैंड को आप देख रहे होंगे ऑप्शन में। लॉन्गलैंड के बारे में बताएं कि 1330 से 1400 का पीरियड जो लॉन्गलैंड का रहता है। और यहाँ पे विलियम लॉन्गलैंड इनको बोला जाता है और ये सबसे साहित्यिक कार्य के लिए इनको जाना जाता है। और यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट इसे कुछ नहीं बनता, बस इतना ही जान लीजिए कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया तो लॉन्गलैंड के बारे में, जो लॉन्गलैंड इसको बोलते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा चौसर वाज बार्न अराउंड, तो यहाँ पे जो है एग्जैक्ट डेट की तरफ मत जाएगा। अगर पास में पूछे तो यहाँ पे जो है 1335 जो है चौसर की जो है बार्न की अराउंड में डेट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ चौसर फ्रॉम हिज प्योरली फ्रेंच पीरियड इज, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि चौसर का जो है विशुद्ध फ्रांसीसी काल के पीरियड का जो है महत्वपूर्ण वर्क क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन से जो हो जाएगा वो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो इंपॉर्टेंट है बोके ऑफ द डचेस जो है ये इंपॉर्टेंट वर्क जो चौसर का था, सबसे महत्वपूर्ण जो विशुद्ध फ्रांसीसी काल का जो है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर चौसर के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट तौर पे जानते हैं तो इनके वर्क के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए कि एक इनका वर्क था काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कैंटरबरी टेल्स जो है, ये इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जिसकी डिटेल में वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये सबसे प्रसिद्ध कहानियों का एक संग्रह रहता है कैंटरबरी टेल्स में। और यहाँ पे तीर्थयात्रियों के एक समूह द्वारा जो है सुनाई जाती है। इसकी समरी यही है, ट्रायल ऑफ क्रेसिटा जो आती है, प्रोरोलियस इसको लिखा जाता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो होता है इसका, एंड क्रेसिटा जो होती है इसके बारे में भी जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ट्रायलस और क्रेसिडा जो है एक लंबी कविता होती है जो ट्रोजन के पीरियड में जो है सेट की गई होती है, उसी के लिए प्रेम कहानी को ये बताती है। उसके बाद एक जो आती है द बुक ऑफ द डचेस, ये भी जो है इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक जो है शोक गीत होती है जो कि जॉन ऑफ गांट की पत्नी ब्लेंच की मृत्यु पर जो इसको लिखा गया था। चौसर जो है ये पहली जो है फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो है इसकी पोइम थी चौसर की। उसके बाद एक आती है हाउस ऑफ फेम आती है। हाउस ऑफ फेम के बारे में जो है अगर इसके बारे में बात करें तो हाउस ऑफ फेम के अंतर्गत जो एक अधूरी कविता इनकी है जो कि सपने की दृष्टि का जो है इसमें वर्णन होता है। उसके बाद एक आती द, यहाँ पे लगा लीजिएगा, एक आती है द पार्लियामेंट हाउस आती है। पार्लियामेंट हाउस के बारे में भी ये कविता जो होती है प्रेम और विवाह के विषयों की पड़ताल जो वहाँ पे होती है। और एक आती है कि लीजेंड ऑफ गुड वुमेन जो है आती है, ये भी एक अधूरी कविता है जो शास्त्रीय साहित्य है, इसके बारे में कहानी को लेकर के बात होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चौसर विजिटेड इटली एट द जेनिथ ऑफ रेनेसेंस। यहाँ पे पूछा जाएगा कि चौसर जो थी, यानी कि चौसर जो पुनर्जागरण के चरम का जो पीरियड था उसमें जो है पुनर्जागरण के चरम पर जो है इटली का जो दौरा किया था। तो इटली का दौरा किस वर्ष किया था, तो याद रखिएगा उनका जो दौरा किया गया था इटली का वो 1372 में किया गया था। अगला पूछा जाए कि विच ऑफ द वर्क ऑफ चौसर आर कलर्ड विद इटालियन रिमेनिसेंस, यानी कि जो है चौसर के द्वारा जो है कौन सी रचना जो है इतावली स्मृति से जो है वो रंगी हुई है। तो ये जो रचना जो उनकी थी यहाँ पे हाउस ऑफ फेम भी थी, अभी आपको जो पता है हाउस ऑफ फेम भी थी, और एक जो हाउस ऑफ एक अधूरी कविता थी, और एक पार्लियामेंट ऑफ फूल्स ये भी जो थी, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स जो बोला जाता है इसको, ये दोनों कविता जो थी चौसर की जो है एक रंगी हुई थी। यानी कि जैसे भीड़ की संसद कहा जाए या हाउस ऑफ फेम कहा जाए, तो ये पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में जो होता है स्वप्न की दृश्य कविता प्रेम और विवाह के विषयों की यहाँ पे पड़ताल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज बोकाचियो, यहाँ पे जो है बोकाचियो के जो फिलिस्ट्रो मेन पूछा गया है कि जो बोकाचियो के फिलिस्ट्रेटो का क्या अर्थ होगा। तो बोकाचियो के फिलिस्ट्रेटो का जो अर्थ होगा यहाँ पे जो है द लवर स्ट्रिकन वन, यानी कि प्रेम पीड़ित व्यक्ति जो है यहाँ पे इसका अर्थ होगा किसका, बोकाचियो के फिलिस्ट्रेटो का अर्थ जो होगा वो अर्थ होगा प्रेम पीड़ित व्यक्ति से। इस क्वेश्चन पूछा कि देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन बोकाचियो फिलिस्ट्रेटो एंड चौसर, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बोकाचियो के फिलिस्ट्रेटो जो था और चौसर का जो था फिलिस्ट्रेटो,
इसमें कुछ सिमिलरिटी है, यानी कि कॉमन उसमें क्या है कि जो बोकाचियो का जो वहाँ पे फिलिस्ट्रेटो था और चासर का जो था फिलिस्ट्रेटो जो था, इसमें क्या समानता है। तो इसमें जो समानता जो थी वो आपको अभी जो ऊपर चर्चा कर रहे थे उसके बारे में बता दें कि जो है समानता तो इसी ट्रॉयलस जो थी और क्रिसिडे, यही जो है इनमें समानता थी। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस द हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश, यानी कि हीरोइक कपलेट जो वीर दोहे होते हैं अंग्रेजी में, इसे किसने पेश किया था। ऑप्शन आप देख रहे होंगे, तो हीरोइक कपलेट के बारे में थोड़ा सा बताएं ऑप्शन के तौर पे। तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पे जाएगा चौसर। तो चौसर के बारे में जो है यहाँ पे हीरोइक कपलेट एक प्रमुख दो पंक्तियों का एक जोड़ा होता है, थोड़ा सा बोलते हैं इसको सुन लीजिएगा। और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। आयम्बिक का मतलब होता है कि पंक्ति में जो है वो 10 अक्षर होते हैं, 5 जो होते हैं 5 में आयम्बिक होता है, पेंटामीटर आइम्बस होता है, और एक आइम्ब 2 अक्षरों का एक मीट्रिक फुट बनता है। यहाँ पे पहला अक्षर जो होता है बिना स्ट्रेस का होता है, यानी कि तनाव वाला होता है, दूसरा अक्षर तनाव वाला होता है, पहला बिना तनाव का, दूसरा तनाव वाला। हीरोइक कपलेट का जो मैक्सिमम प्रयोग की अगर बात करें तो हीरोइक कपलेट का अक्सर जो है इपिक में जो है कविता में यानी कि में प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे किसी की शक्ति को यादगार, यानी कि यहाँ नाम से ही आप समझ रहे होंगे इसके वीर दोहे का नाम ही पड़ा, तो यहाँ पे उस चीज़ का जो है खासकर ध्यान जो है रखा जाता है। हीरोइक कपलेट की अगर बात करें तो ये 14वीं शताब्दी की पीरियड में जो है हीरोइक कपलेट में जो है इंग्लिश में प्रयोग किया जाने लगा। पहले क्या था, जेफरी चासर ही थे, इंपॉर्टेंट तौर पे ये जान लीजिए। जेफरी चासर की जो टेल्स थी पूरी तरह से जो है ये हीरोइक कपलेट में थी, कंटेम्प्रेरी टेल्स की बात कर रहे हैं तो उसी पे थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो हीरोइक कपलेट का प्रयोग जो होने लगता है वो किस में होने लगता है, अंग्रेजी कविता में। कब होता है, 17वीं और 18वीं शताब्दी के तौर पर प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा 14वीं शताब्दी में हीरोइक कपलेट का प्रयोग जो जेफरी चासर ने द कंटेम्प्रेरी टेल्स में किया था, और 17वीं 18वीं शताब्दी में हीरोइक कपलेट का प्रयोग जो है वो लोकप्रिय हो गया था किसमें, अंग्रेजी की जो कविताएं होती थी उसमें। मुख्य तौर पे जो इसमें जॉन ड्रायडन, अलेक्जेंडर पोप जो होते हैं इनकी कविताएं जो होती थी वो हीरोइक कपलेट होती थी उसमें। हीरोइक कपलेट का उपयोग जो है अब के समय में वहाँ फिर कम होने लगा, तो यह महाकाव्य में इसका प्रयोग जो है अधिक होता था। तो याद रखिएगा कि वो इंट्रोड्यूस द हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो कपलेट का जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, जेफरी चौसर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पोएम डिड चौसर, यहाँ पे पूछा जाएगा कि चौसर के द्वारा यूज़ इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो चौसर के द्वारा जो पहली बार जो है प्रयोग किया गया, इसका प्रयोग किस कविता में किया गया था। चौसर ने जो पहली बार इसका प्रयोग किस कविता में किया था, इन हिच पोएम डिड चौसर यूज़ इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे जो पूछा गया हीरोइक कपलेट की बात यहाँ पे, तो यहाँ पे अंग्रेजी की जो कवि थे जेफरी चौसर, इनके द्वारा एक कविता लिखी गई थी, द लीजेंड ऑफ गुड ओमेन। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये अधूरी कविता थी, इसकी जो सन था वो 1380 के दशक में हुई थी, और ये कविता जो है पौराणिक जो कथाएं थी उन्हीं की नायिकाओं का जो ये कहानी इसमें बताई गई है। तो कविता जो है जैसा कि पहले ही बताया कि कविता स्वप्न के दृश्य के रूप में ये शुरू होती है, और एक घास का मैदान रहता है, वहाँ पे कवि घूमता है और फूल और जो पक्षी होते हैं उसी का आनंद ले रहा था। फिर प्रेम के देवता रानी एलसेट से मिलता है, और रानी एलसेट कभी उन महिलाओं की कहानी के लिए आदेश देती हैं। इस प्रकार की कुछ जो है इसकी कहानी है, और इसमें जो महिलाओं की जो है कहानी है, जिसमें क्लियोपेट्रा आती है जो कि मार्क एंटोनी के प्रति वफादार होती है, डिडो थे, उसके बाद जो थिस्बे, मीडिया, ये सब टाइप के जो है इसमें करेक्टर हैं। तो इस चीज़ को जो है याद रखिएगा, जो कि जेफरी चासर के द्वारा जो है ये कविता अधूरी थी, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन जो है, और यहाँ पे कविता अधूरी थी, केवल 9 कहानियाँ पूरी हुई थी और एक प्रस्तावना था। यहाँ पे द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन जो है यहाँ पे क्या किया गया था, कुछ विद्वानों के मानना था कि महिलाओं के सम्मान में जो है चौसर के द्वारा जो उनकी वफादारी के लिए संदर्भ में भी इसको कहा गया। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी कुछ मिलता जुलता आपको देखने मिलेगा कि विच फ्लावर डज चौसर ड्रीम ऑफ इन द लीजेंड ऑफ गुड ओमेन। अब यहाँ पे जो सपना देखते चासर जो है कैल्ट्रीबेरी जो है आपके ऊपर जो चर्चा की गुड ओमेन के बारे में, तो किस फूल का सपना देखते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है। तो उस फूल का नाम आपको याद होना चाहिए। तो उस फूल का नाम अगर आपको याद होगा तो आप बताइए कमेंट में, से आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि फूल कौन सा था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा जो पहला फूल था ये डेजी, इसे बोलते हैं। किस प्रकार का फूल इसे कहा जाता है, तो गुलबहार का फूल जो है इसे कहा जाता है। बाकी रोज़ के बारे में बात, ट्यूलिप, डेफोडिल के बारे में आपको पता होगा फूल किस प्रकार के ये होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि द प्लेन ऑफ चौसर कैंटेबरी टेल्स टेक्स ऑन, यानी कि पूछा जाए चौसर की कैंटेबरी टेल्स की योजना आगे बढ़ती है। ऑप्शन आपके सामने है कि जो कैंटेबरी टेल्स की जो है यहाँ पे जो आगे बढ़ती है, राइट जो हो जाएगा इसमें, राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो डेकामेरॉन हो जाएगा पहला ऑप्शन, ये राइट हो जाएगा। कैंटेबरी टेल्स के बारे में थोड़ी सी नज़र डालें, इंपॉर्टेंट है बहुत। ये 14वीं शताब्दी की पीरियड की बात हो रही है। जेफरी चौसर के द्वारा इसी पीरियड के अंत में जो है लिखा जाता है इसको, और तीर्थयात्रियों के समूह के बारे में सुनाई जाती है। कैंटरबरी टेल्स जो है एक प्रेम कहानी होती है, और कहानी की शुरुआत तीर्थयात्रियों की एक ग्रुप से होती है, और जिसमें टेबार्ड में लोग मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं, यात्रा करते हैं, जिसमें पादरी, व्यापारी, तो ये सब चीज़ें जब रहते हैं तो लोग कई तरह की बातें करते हैं। इसी को लेकर के जो है एक करेक्टर रहता है, हैरी बेली प्रस्ताव रखता है वहाँ पे 4 कहानियाँ सुनानी चाहिए। तो ये में कैंटरबरी जाते समय, 2 लौटते समय, वहाँ पे इस चीज़ की बातें होती रहती हैं, और तीर्थयात्री अपनी कहानी सुनाना जो है
शुरू कर देता है। कैंटरबरी टेल्स में विभिन्न प्रकार की कहानियाँ होती हैं, जिसमें रोमांस, नाइट्स टेल होते हैं, उसके बाद धार्मिक कहानियाँ होती हैं, हास्य की कहानियाँ होती हैं, नैतिक कहानियाँ होती हैं, कुछ व्यंग होता है उसमें। तो कैंटरबरी टेल्स जो है इसको चौसर ने क्या था वो अधूरा छोड़ दिया था और 4 कहानियाँ सुनानी थी, जिसमें से कुल 120 कहानियाँ बनती। हालाँकि जब चौसर की मृत्यु के समय जो है 24 कहानी जो है वो पूरी हुई थी और फिर ये जो अंग्रेजी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से जो है इसको जो है माना जाने लगता है। तो कुछ ये इम्पॉर्टेंट है इसके कैंटरबरी टेल्स के बारे में जो है। बाकी की एक नेक्स्ट वीडियो जो है उस पर अपलोड की जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बना एट विच इनटू द पिलग्रिम्स गैदर, यानी कि जो तीर्थयात्री का समूह था इन द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। तो जो कैंटरबरी टेल्स की जो प्रस्तावना में जो है तीर्थयात्री जो है किस सराय में जो है वो एकत्रित हुए थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा जो टैबर्ड था वहाँ पे जो है लोग इकट्ठा हुए थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स ऑफ चौसर डील्स विद चिवरलिक रोमांस। यहाँ पे जो बात हो रही है चौसर की जो कहानी होती है उसमें जो है रोमांस की जो बात होती है। आप यहाँ पे जो रोमांस जो होता है पलामोन रहता है, आर्किटेक्ट सूरवीर जो होता है उसके बारे में रोमांस जो होता है उसी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, किससे वो संबंधित जो है रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स ऑफ चौसर डील्स विद जो है। तो यहाँ पे रोमांस जो होता है पालमोन के साथ जो होता है और आर्किटेक्ट सूरवीर रोमांस जो है किस में परिचित है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा द नाइट्स टेल। नाइट टेल्स के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो कैंटरबरी टेल्स की ये पहली कहानी रहती है कि जो अधूरी रहती है और मध्ययुगीन रोमांस की शैली जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। कहानी जो होती है ये ग्रीस में जो है इसका जो है ग्रीस में सेट होता है। 2 महान योद्धाओं आर्साइड और पालामोन के इर्द गिर्द ये घूमती है, पालामोन और आर्साइड के इर्द गिर्द घूमती, जिसमें जो है थेब्स के जो ड्यूक होते हैं क्रेन की कैद में रहते हैं। तो जेल की खिड़की से इमली नाम की सुंदर राजकुमारी देखते हैं जो कि ड्यूक थीसिस की बहन है और उसके प्यार में पड़ जाते हैं। कैद के दौरान जो है दोनों पुरुष होते हैं इमली के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रकार की कुछ कहानी होती है। पालामोन भी जेल से भाग जाता है और आर्साइड में फिर ये मिलते हैं, वहाँ पे युद्ध होता है और यहाँ पे जो ड्यूक थीसिस जो होते हैं युद्ध की कुछ उससे यहाँ पे हस्तक्षेप होता है। इस प्रकार की कहानियाँ ये चलती हैं द नाइट्स टेल, जो कि जेफरी चौसर के द्वारा लिखी गई है और ये प्रेम के बाद की घटनाएं यहाँ पे होती हैं। अगला क्वेश्चन भी उससे मिलता जुलता है, हु टेल्स द फर्स्ट टेल, यानी कि जो है पहली कहानी कौन सुनाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि नाइट के द्वारा जो है पहली कहानी जो है वो सुनाई जाती है।